हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 7 अगस्त 2024 के दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उन पर आधारित 5 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए, इस समय बांग्लादेश का समाचार तो काफ़ी सुर्खियों में है। कल हमने उसको पूरे डिटेल में पढ़ाया भी था और अभी वो डेवलपमेंट में अगर कुछ नया आएगा तो फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन्हीं चर्चा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहते हैं जो छूट न जाएं और हमारे एग्जाम के लिए वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे पहला मुद्दा है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में सरकार ने पिछले सप्ताह एक संशोधन विधेयक पेश किया है, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम को मजबूत बनाने के लिए और आपदाओं का बेहतर प्रबंधन करने के लिए कई सारे उसमें चेंज करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये हमारे आपदा प्रबंधन अधिनियम और आपदा प्रबंधन हमारे टॉपिक ही है। इससे एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है पॉलिटी और उसमें मिला के। ठीक है, प्री में भी इंपॉर्टेंट रहता है भूमिका ये। दूसरा है, एक सरकार ने अभी आंकड़ा पेश किया है कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना है, यानी वो आरोग्य भारत स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके तहत यानी उसमें जो व्यवस्था है कि अभी निचले 40% की आबादी को जो है उसमें शामिल करना है। उनमें बुजुर्गों को यानी 70 वर्ष से ऊपर तक की आबादी, बुजुर्ग में तो 60 से आती है, लेकिन 70 से ऊपर की आबादी में उनका परसेंटेज 12% रहा है अस्पताल में भर्ती होने वालों में, और उसमें सरकार का खर्च जो है 14% आया है। और ये मामला इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया है कि वह 70 वर्ष से उम्र के सभी श्रेणी के, यानी उनकी आय कुछ भी हो, उनको इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करेंगे। तो इस मुद्दों को समझेंगे और इसी पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। आइए पहले देखते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन से संबंधित विधेयक। ये देखिए, इस तरह की आपदाएं आम है। शहरी आपदा, अभी आपने दिल्ली में देखा, पहली बारिश में ही कितना बाढ़ हो गई, बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी। पिछले साल की बाढ़ की स्थिति तो देखे ही थे। इस साल भी आपने देखा कि एक बारिश में किसी कोचिंग संस्थान में पानी भर जाने के कारण जो है उसके बेसमेंट में हमारे 3 जो है होनहार परीक्षार्थी, आप कह सकते हो एस्पिरेंट, ने अपनी जान गंवाई। और इस तरह की घटना शहरों में होती रहती है कि अभी शहरों में हो रही है। अभी कुछ उसके साथ ही साथ आपने देखा कि वेनाड में इतना बड़ा भूस्खलन हुआ। हिमाचल में, उत्तराखंड में तो ये हर साल की स्थिति हो रही है। तो आपदाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और वैसे में उनके प्रबंधन को लेकर भी महत्व बढ़ा जा रहा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया गया था। उसने कई सारी चीज़ें की है जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा चुकी है। लेकिन जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की तीव्रता और संख्या बढ़ती जा रही है, उसको भी मजबूत करने के लिए पहल के रूप में सरकार ने एक विधेयक पिछले सप्ताह संसद में पेश किया है। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चर्चा में क्यों है? तो देखिए, जैसे अभी हमने बताया कि आपदाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। और ये आपदाएं सिर्फ ग्रामीण, दूर दराज या रिमोट एरिया या पहाड़ी और इस तरह के एरिया में नहीं है, शहरी क्षेत्रों में भी ये चुनौती पेश करती जा रही है। दिल्ली जैसे शहरों में जो कहते हैं देश का दिल और राजधानी है, वहाँ भी एक दो गंभीर बाढ़ ने चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं। क्योंकि अब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो रही हैं कि जैसे जो बारिश हो रही है, पहले दिन जब दिल्ली में बारिश हुई थी, उसी दिन जितना दिल्ली में आमतौर पर पूरे साल भर में बारिश होती, उसका लगभग 1/4 बारिश 3-4 घंटे के अंदर में हो गई है। तो कहीं ना कहीं आपदाओं की प्रवृत्ति बढ़ी है, आपदाओं की तीव्रता बढ़ी है, उनकी प्रभावशीलता बढ़ी है। उसको लेकर आपदा प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ गया है। और उसके लिए जो टूल्स है हमारे लिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इसी को और समयानुकूल बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा पिछले सप्ताह संसद में एक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। इसका जो मुख्य, इस परिवर्तन करने का जो प्रस्ताव है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में परिचालन दक्षता में सुधार किया जाए। ऑपरेटिव जो एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है, उसमें सुधार करने के लक्ष्य के कारण इसमें किया गया है। और ऐसे में इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो इस अधिनियम के तहत शीर्षस्थ निकाय है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसकी भूमिका और जिम्मेदारियों को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करना इसमें शामिल है। और
कई रूप से, खासतौर से राज्य सरकारों और केंद्र के अंगों को मार्गदर्शन प्रदान करने में उसकी भूमिका को बढ़ावा देने की बात है। और भी कई सारे पहलू हैं जिनको हम इसमें देखते हैं। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपदाओं का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। लेकिन उसके पहले जरा सा हम समझ लें कि आपदाएं क्या होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा, हालांकि ज़्यादातर मुझे विश्वास है कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देख लेते हैं कि आपदा होती क्या है। देखिए, आपदा कब है कि एक किसी क्षेत्र विशेष में ऐसी अचानक या अप्रत्याशित घटना जो किसी समुदाय या समाज में गंभीर व्यवधान पैदा करती हो और अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके इसमें निपटने की उसकी क्षमता से परे होती है। यानी कोई ऐसी अचानक या अप्रत्याशित घटना हो जाए, जिन घटना को हम जानते हैं उसकी नहीं, लेकिन अचानक या अप्रत्याशित घटना हो जाए जो समाज में, यानी उस पे बड़े पैमाने पर व्यापक व्यवधान उत्पन्न करती हो और उस समाज, उस क्षेत्र विशेष के लिए उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाए, अपने संसाधनों से उसे निपटने की क्षमता से बाहर हो जाए, तो उसे हम आपदा कहते हैं। जहाँ तक आपदा प्रबंधन अधिनियम है, वो कहता है कि विपत्ति, दुर्घटना या विपत्ति या किसी भी क्षेत्र में गंभीर घटना के रूप में इसे परिभाषित करता है जो प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होता है। यानी आपदा अधिनियम आपदाओं को ऐसे विपत्ति, हजार्ड, दुर्घटना या किसी ऐसे क्षेत्र में गंभीर घटना के रूप में प्रभावित करता है जो प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से हुआ है। हालांकि इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन भी इस विधेयक में लाने की बात की जा रही है, उसको हम आगे देखेंगे। तो आपदाएं क्या होती है? ऐसी अचानक, अप्रत्याशित, मानव निर्मित या प्रकृति के कारण उत्पन्न घटनाएं जो किसी समाज को, किसी क्षेत्र को, किसी विशेष जगह को इस तरह से प्रभावित कर दे, उसके जीवन में व्यवधान डाल दे कि उसकी स्वयं की क्षमता से उससे उबरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उसको हम आपदा कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। और उसको रोकने के लिए भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया गया था। और ऐसे में हम इसे समझेंगे और इसके महत्व को समझेंगे। देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को नवंबर 2005 में राज्यसभा द्वारा, दिसंबर 2005 में किसी महीने में 18 दिसंबर को लोकसभा द्वारा और 23 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत मिल गई थी। यानी ये एक अधिनियम बन गया था दिसंबर 2005 के लास्ट। ठीक है। और इसे जो लाने की बात की गई थी, इसे हालांकि जब उड़ीसा में आपदा आई थी 1998 में, सुपर चक्रवात, सुपर साइक्लोन आया था, तब से इस पे बात चल रही थी। लेकिन जब 2004 की सुनामी आई थी, उसके बाद ये महसूस किया गया कि भारत में इस तरह की आपदाओं को निपटने के लिए एक केंद्रीय विधान होना चाहिए। उसे एक संस्थागत रूप देने के लिए इसे लाया गया था। और यह अधिनियम आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन और उनमें जुड़े या उनसे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदाओं से प्रभावित लोगों को उनका जीवन वापस दिलाना या उनकी मदद करना है। यानी जो आपदा से पीड़ित लोग हैं या जो समाज है, आपदा क्या होती है? यानी ऐसी अप्रत्याशित दुर्घटना जिसे समाज स्वयं कोप न कर सके। और इसका उद्देश्य क्या है कि उन्हें वापस वो सारी चीज़ें दिलाना है कम से कम। तो वो उद्देश्य है किसका? आपदा प्रबंधन अधिनियम का। इस अधिनियम के बारे में अगर थोड़ा सा और देखें तो ये नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन करता है, की बात करता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उसके नीचे राज्य स्तर पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या राज्य आपदा जो है प्रबंधन प्राधिकरण, जो राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होता है। उसके नीचे जिले के लेवल पे, जिले के स्तर पे किया जाता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो वह राज्यों के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन की बात करता है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की बात करता है, जो आपदा से जुड़ी हुई कई सारे रिसर्च करता है। 2005 में अधिनियम लाया गया था। उसके बाद 2009 में इस अधिनियम को क्रियान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति लाई गई थी। 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई थी। यानी अधिनियम 2005 दिसंबर में लाया गया था, 9 में उसको लेकर नीति बनाई गई थी, 16 में उसको लेकर योजना भी बनाई गई थी। इसके संस्थागत ढांचे में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भारत की अच्छी सेवा
की है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसने हजारों लोगों की जान बचाई है, राहत बचाव और पुनर्वास सेवाएं भी प्रदान की है। लेकिन जिस तरह से आपदाओं की स्थितियां बढ़ रही है उसको देखते हुए, यानी उल्लेखनीय है जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसी एजेंसियों ने पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। ऐसे में इनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हो गई हैं, जिनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा इसे और मजबूत बनाने का काम किया गया है। देखिए, कोई भी विधान हो, कोई भी संविधान हो, कोई भी चीज़ हो, समय के साथ वो समयानुकूल नहीं हो पाती, उसमें कुछ चुनौतियां रह जाती हैं या कुछ चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिनको दूर करने के लिए प्रयत्न करते रहना पड़ता है। इसीलिए देखिए, हमारे संविधान में 368 के तहत संशोधन की भी व्यवस्था की गई है। उसी तरह से अब ये कोई बिल बना था, 2005 में बना था, तब से परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं, 19 साल हो गया है और कुछ सीखता है आदमी अपने गलतियों से, कुछ ज़रूरत समझ में आता है जिसको नीति के तहत दूर किया जा सकता है। तो नीति के तहत, क्योंकि ये कानून है, अगर इसे कानून के तहत चेंज कर दिया जाएगा तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसी के लेकर कई सारे इसमें संशोधन प्रस्तावित हैं, उनको देखेंगे और कुछ कहाँ पे वो संशोधन की ज़रूरत थी जिन्हें ये विधेयक नहीं एड्रेस कर पा रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसमें जो पहला है कि शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना, मेट्रोपॉलिटन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना। जैसे अभी हमने बताया कि राष्ट्र के स्तर पे, यानी केंद्र के स्तर पे जो है, या राष्ट्र मान लो, NDMA होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, स्टेट के स्तर पे SDMA होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसमें इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, PM होते हैं, इसके अध्यक्ष CM होते हैं और इसके अध्यक्ष जो है DM होते हैं। ये 3 की बात जो है इस अधिनियम में ही कही गई है। लेकिन हम जैसे कि देख रहे हैं कि कई सारे हमारे यहाँ ऐसे शहर मेट्रोपॉलिटन डेवलप हो गए हैं जिनका दायरा एक से अधिक जिलों में देखा जा रहा है और शहरों में आपदाओं की घटनाएं ज़्यादा बढ़ती जा रही है, खासतौर से जलवायु परिवर्तन को कारण। ऐसे में इन पूरे मेट्रोपॉलिटन को लेकर, आपदाओं के प्रबंधन को लेकर एक केंद्रीय एजेंसी की कमी थी। जिला के स्तर पे है, राज्य के स्तर पे है, राष्ट्र के स्तर पे है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन शहर जिसमें एक से ज़्यादा जिले रहते हैं, उनको लेकर दिक्कत आ रही है, उनकी ज़रूरतें विशेष होती है। ऐसे में इनमें व्यवस्था की गई है कि हम एक मेट्रो शहर के स्तर पे एक मेट्रोपॉलिटन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अवधारणा लाई गई है, जो मेट्रोपॉलिटन यानी म्युनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में काम करेगा और बड़े महानगरीय शहरों की विशेष आवश्यकताओं को इसमें ध्यान में रखा जाएगा। तो एक पहला संशोधन ये किया गया है, समय की मांग आई है। दूसरा आया है राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को कानूनी जामा पहनाने की बात। देखिए, अभी हमने देखा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में NDRF की अवधारणा है, नेशनल डिजास्टर जो है रिस्पांस फोर्स। इसका केंद्रीय महत्व है और अनेक राज्यों में अपने यहाँ पे अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस जो है फोर्स की स्थापना कर रखी है। लेकिन चूंकि ये कानूनी कोई बाध्यता नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत, ऐसे में राज्यों की अपनी अपनी संरचना और उनकी संख्या में भेद है। इसको देखते हुए सरकार ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में NDMA 2005 में एक्ट में एक ये व्यवस्था कर रहा है कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल हो, इसे अनिवार्य बना दिया जाए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। जब अनिवार्य बना दिया जाएगा तो हर राज्य को उसका गठन करना पड़ेगा। NDRF तो रहेगी, लेकिन अपने राज्यों के स्तर पे छोटी मोटी आपदाओं को निपटान करने में SDRF रहेगा और उसकी ट्रेनिंग राज्य, NDRF तो पूरे देश के लिए होती है, लेकिन कुछ आपदाएं राज्य विशेष होती है जिनकी ज़रूरतों को SDRF ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक नया संशोधन ये भी किया जा रहा है कि जो SDRF है इसे अनिवार्य बना दिया जाए NDMA जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। एक और अवधारणा आई है कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति होती है, नेशनल कमेटी ऑन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में नेशनल नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अवधारणा होती है। ये कैबिनेट सचिव की के साथ काम करती है और राज्य के स्तर पे और विभिन्न मसलों को ये निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, लेकिन अभी तक इसे कानूनी जामा नहीं दिया गया है।
तो इस विधेयक में एनसीएमसी को कानूनी दर्जा देने की बात कर रही, जिससे ये गंभीर या राष्ट्रीय प्रभाव वाली आपदाओं से निपटने के लिए नोडल निकाय बन जाए। यानी कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो समिति होती है, जो है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, उसे एक कानूनी या वैधानिक ढांचा दे देने से जो अभी कार्य करती है उसमें और बेहतर तरीके से ये किया जा सकता है। अगला जो इसमें संशोधन की बात आ रही है कि एनडीएमए की भूमिका, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी की भूमिका में वृद्धि करने की बात है। और इसके कारण इसमें यह है कि समय समय पर पूरे देश में आपदा जोखिमों की पूरी श्रृंखला का जायजा लेने के लिए कहा गया है, ताकि उभरती आपदाओं से होने वाली जो जोखिम है उसको भी इसमें शामिल कर लिया। इसके अतिरिक्त इसी के तहत कई और भी सुधार हैं, जैसे आपदा से जुड़ा डेटाबेस तैयार करना। ये जो संशोधन विधेयक लाया गया है, ये राष्ट्रीय एनडीएमए या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को ये अथराइज्ड करेगा कि वह जो है तैयारी और समन योजनाओं की जानकारी के लिए एक राष्ट्रीय आपदा डेटा बेस बनाए, जिसका इस्तेमाल वो भविष्य में प्रबंधन करने के लिए कर सकती है। इसी तरह की उम्मीद राज्य स्तर पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत भी करने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही में इसमें आपदाओं से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की बात कर रही है। एनडीएमए को आपदाओं से प्रभावित लोगों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए भी दिशा निर्देश करने की सिफारिश दी गई है, ताकि जान माल की हानि, घर और संपत्तियों को नुकसान और आजीविका के नुकसान को भी इस मामले में मुआवजे की राशि में शामिल किया जा सके। साथ ही में मानव निर्मित आपदाएं, जैसे देखा अभी हमने आपदाओं के बारे में परिभाषा देखी थी, तो आपदाओं की परिभाषा जो प्रबंधन अधिनियम करता है वो ये कहता है कि ऐसी प्राकृतिक विपत्ति या जो मानव निर्मित हो, या ऐसी विपत्ति दुर्घटना जो प्राकृतिक या मानव निर्मित हो और जो मनुष्य की क्या कह सकते हो कि दुर्घटना परिभाषित जो प्राकृतिक और मानव निर्मित कारण से होती है और किसी क्षेत्र विशेष में गंभीर घटना के रूप में सामने आती है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मैनमेड वाला जो मामला है इसको कुछ क्लैरिफाई किया जा रहा है। इसमें ये क्लैरिफाई करके ये कह रहे हैं कि मानव निर्मित कारणों में कानून व्यवस्था से संबंधित कोई स्थिति को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे दंगा हो रहा है और उसके कारण कोई जान माल की संपत्ति या हानि होती है, तो उसे मानव निर्मित आपदा के रूप में इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात इसमें कहा गया है। ये इसके कारण, क्योंकि कानून व्यवस्था जैसी स्थिति को अगर इसमें शामिल कर लेंगे तो कहीं ना कहीं राज्य के लिए, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य की जिम्मेदारी होती है, और ये दायरा थोड़ा सा जो है उसको कहीं ना कहीं आपदा के सही परिप्रेक्ष्य को नहीं समझ रहा है। क्योंकि जिस तरह से आपदाओं को हम परिभाषित करते हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं को उसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे पहलू अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई है। जैसे जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है, लेकिन ये कार्य इसका अपना कोई विभाग नहीं है, कोई प्रशासनिक विभाग नहीं है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। गृह मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। हालांकि पिछले 10 सालों से उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसको लेकर एक आलोचना की बात पहलू है, उसको लेकर भी इसमें संशोधन कर दिया गया है कि अगर उपाध्यक्ष नहीं भी रहेंगे तो जो कोई सेक्रेटरी हैं उनको अगर चार्ज वो उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं तो वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बात कही जा रही है कि उसको डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, देखा जाए तो जिस तरह से आपदाओं की प्रवृत्ति बार बार बढ़ती जा रही है, वो लगभग साल भर वो एक्टिव रहती है। ऐसे में उसका अपना एक अलग मंत्रालय न हो कोई बात नहीं, लेकिन एक कम से कम एक अपना प्रशासनिक विभाग होना चाहिए जो स्पेशलाइज उस ढंग का कार्य कर सके, क्योंकि राज्यों के साथ समन्वय आदि बनाने का काम किया जाता है। और इसमें यह भी बात है कि इसके पास अपना कोई प्रशासनिक वित्तीय पावर भी नहीं है। इसे छोटे छोटे खर्चों के लिए वित्त मंत्रालय के सामने जाना पड़ता है और थोड़ा सा कह दे तो गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो ऐसे में ये कहा गया है कि इसके पास अपना, लोग सुझाव दे रहे हैं विशेषज्ञ कि इसके पास एक अपना अलग विभाग भी होना चाहिए। तो समय के बाद हो सकता है कि कोई एक विभाग, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक प्रशासनिक विभाग के रूप में हो जाए, तो बाकी कहा ही नहीं जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 70 जो है बुजुर्गों के पूर्ण कवरेज से जुड़ा मामला। अभी
इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना चुनावी वादा किया था कि जो भी ट्रांसजेंडर हैं और 70 साल से, मतलब जो ट्रांसजेंडर किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं उनको, और 70 साल के उम्र के जो भी व्यक्ति होंगे उनको आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा। अभी 2018 से ही स्वास्थ्य बीमा योजना लागू है और निचले यानी समाज के निचले अर्थ जो है 40% की आबादी को ये कवर करता है। यानी जो राष्ट्रीय जनगणना हुई थी 2011 की, उसके बाद जो जाति और जाति और सामाजिक जनगणना भी उसी के साथ साथ हुई थी, उसके आधार पे जो निचला 40% तबका है, किसी भी जाति का हो, उसकी गरीबी में पैमाना है, उसको इसके दायरे में 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा योजना टर्सरी सेक्टर में और जो है गंभीर बीमारियों के सेक्टर में करता है। उसमें 70 साल से ज़्यादा को भी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने शामिल करने की बात की थी। उसी से जुड़ी हुई कुछ मुद्दे हैं, कुछ मुद्दों को है हम जरा समझने की कोशिश करते हैं, चर्चा में क्यों है। तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार सरकार की प्रमुख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने वाले सभी लोगों में से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों की संख्या 12% है। यानी कि अभी जिन लोगों को, समाज के जिन लोगों को जिनके लिए ये हेल्थ कार्ड है, उनमें से 70 वर्ष से ज़्यादा जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं वह कुल संख्या का 12% है। ठीक है। और इसके लिए जो सरकार का जनवरी तक दिखा रहा है कि सरकार ने इसके लिए जो भी प्रीमियम भुगतान किया है, जो खर्च किया है, उसका 14% क्या है, खर्च जो है संख्या का 12% और खर्च का 14% जो है 70 साल से ज़्यादा बुजुर्गों का है। और अगर हम इसको और क्लैरिफाई आंकड़ों के रूप में, इसी परसेंटेज को अगर आंकड़े के रूप में देखें तो जनवरी 2024 तक लगभग 6.2 करोड़ स्वीकृत अस्पताल में भर्ती हुए थे। मतलब जनवरी जब से ये चालू है, जनवरी 2024 तक 6.2 करोड़ यानी 6 करोड़ 20 लाख लोगों अस्पताल में भर्ती हुए थे इसके तहत, जिसमें से 57.5 लाख जो लोग थे वो 70 वर्ष या उससे अधिक आबादी के थे, यानी 12% ये आता है। ये संख्या जो आती है इसका 12% आता है। और इस योजना के तहत जनवरी 2014 तक पिछले 6 वर्षों में सरकार ने 79,200 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि इन 70 वर्ष से आयु वालों के लिए 9,878 करोड़ खर्च हुए थे, जो कि 14% है। ठीक है। और ये चीज अगर आंकड़े देखें, अगर इन आंकड़ों को देखें तो आपको अंदाजा लगेगा कि अगर एक आंकड़े इसमें और बता दूं, 2011 की जनगणना, जिसके बाद जातिगत जनगणना के आधार पर जो आंकड़े तैयार होते हैं, उसके तहत भारत में 60 वर्ष से अधिक की आबादी जो है 10% के आसपास थी। ठीक है, 10% से कम या 10% के आसपास थी। और 60 साल से ज़्यादा, 70 साल से ज़्यादा और भी कम होगी। लेकिन जब भर्ती होने वालों की संख्या है तो ये 12% आ जा रही है, और जब खर्च की बात आ रही है तो ये 14% आ रही है। यानी एक चीज़ बता रहा है कि जो 70 साल से ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति हैं वो जनसंख्या के, यानी उनका अस्पताल में भर्ती होने का दर ज़्यादा होता है और उन पे अस्पताल में खर्च भी ज़्यादा होता है। ये एक नेचुरल परिघटना है जो एजिंग के साथ, उम्र के साथ जुड़ी होती है। इसी से अब ये है कि सरकार अगर अपने वादे को, चूँकि जिस पार्टी की सरकार रहती है वो अपने वादे को लाती ही है और नहीं लाना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। अगर उसको लाती है तो विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार पर कुछ खर्च का दबाव बनेगा। कैसे बनेगा उसको देखिए। स्वास्थ्य बीमा कवर की लागत बढ़ने की संभावना है। क्यों है? क्योंकि इसके कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले की संख्या भी बढ़ेगी और सरकार के लिए यह उसका लागत भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को शामिल अगर किया जाना है तो इसकी आर्थिक स्थिति अगर बिना ध्यान दिए किया जाएगा तो उसका कुछ और प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अभी तक सामाजिक और आर्थिक जनगणना जो हुई थी 2011 की, जिसके डेटा पब्लिश नहीं है लेकिन सरकार ने अपने लिए सोशल सामाजिक इंडिकेटर योजनाओं के लिए लागू करता है, उसमें ये योजना
जो गरीब परिवार है उनके लिए 5 साल 5 लाख रुपए तक का जो है स्वास्थ्य बीमा टर्सरी और गंभीर बीमारियों में ये देता है। अब ये कैसे इसको और आएगा, अगर इसको हम समझें तो विशेषज्ञ का अनुमान है कि 70 वर्ष से अधिक आयु को सभी, कोई भी जो है आय का कोई मतलब ना रहे, अगर उनको शामिल कर लिया जाता है तो उसका जो खर्चा आएगा सरकार पे वह सभी जो अभी तक 40% लोगों को दिया जाता है उससे ज़्यादा आने की संभावना है। लगभग 4 करोड़ लोग और इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर सभी बुजुर्गों को 70 वर्ष से ऊपर को इसमें शामिल कर देंगे तो सरकार का जो खर्चा है वह जो अभी खर्चा कर रहा है सरकार कर रही उससे ज़्यादा प्रीमियम चुकाने की संभावना है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जो बुजुर्ग होते हैं यानी 70 साल या उनसे ज़्यादा, एक नेचुरल फिनोमिना होता है कि उनमें उनकी अस्पताल में भर्ती की दर ज़्यादा होती है, लेकिन अगर समृद्ध वर्गों में जाएंगे तो वह कम समृद्ध वर्गों की अपेक्षा उनकी अस्पताल में भर्ती होने की दर और ज़्यादा होती है, क्योंकि वो स्वास्थ्य को लेके ज़्यादा जागरूक होते हैं। और ऐसे में इन जो भर्ती होने की दर है, जब उसमें समृद्ध वर्ग के बुजुर्ग, यानी आप कह सकते हो कि जो सभी आय वालों को शामिल करेंगे तो ये संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। दूसरी बात है कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए प्रीमियम भी अधिक होने की संभावना है, क्योंकि उनको कई सारी पुरानी बीमारियां होती है और स्वास्थ्य संबंधित जटिलताएं भी उनको होती हैं। लेकिन ये सारी होने के बावजूद भी ये जरूरी क्यों है, उसको जरा अगर हम समझें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्यों महत्वपूर्ण है, उसको लिए हमें जरा समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य बीमा योजना 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इसमें क्या है कि ये सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। किसी भी देश की अगर हम स्वास्थ्य के उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जांचने की कोशिश करते हैं, खासतौर से पब्लिक हेल्थ को, तो उसमें 2-3 चीज़ें देखी जाती है। उसमें पहला तो ये देखा जाता है मोटे तौर पे कि बजट नहीं, पूरे स्वास्थ्य पे जो खर्च है वो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में कितना है। अगर जीडीपी के परसेंटेज के रूप में बेहतर है तो ये माना जाता है कि हेल्थ का स्थिति बेहतर हो सकती है। दूसरी स्थिति, अब ये जो खर्च होता है ये सरकार भी कर सकती है और लोग अपने जेब से भी कर सकते हैं, आउट ऑफ द पॉकेट खर्च जिसे बोलते हैं। यानी दूसरी कंडीशन को देखा जाता है कि पहले तो ये देखा जाता है कि जीडीपी के परसेंट के रूप में बेहतर होना चाहिए। दूसरा है कि लोग अपनी जेब से कर रहे हैं या सरकार से कर रहे हैं। अगर सरकार का खर्च ज़्यादा है, लोगों के अपनी जेब का खर्च कम है, यानी लोगों को अपनी जेब से कम खर्च करना पड़ रहा है, तो ये माना जाता है कि सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर है। अब ये जो आपने जेब से कम खर्च कराना सरकार का लक्ष्य है, इसके लिए सरकार कई सारे स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकती है। प्राइमरी सेक्टर पे कर सकती है कि लोग कम बीमार हो, सेकेंडरी सेक्टर पे भी कर सकती है और टर्सरी सेक्टर के लिए भी संस्थाएं कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये पूरा संभव नहीं हो पाता है और ख़ासतौर से जो टर्सरी सेक्टर है, यानी थोड़ा सा जो गंभीर प्रवृत्ति का है, उस तरह की बीमारियों को निजी क्षेत्र को भी जोड़ने के लिए सरकार को जो स्वास्थ्य बीमा, सरकार द्वारा जो पोषित स्वास्थ्य बीमा है, वह कहीं ना कहीं लोगों के आउट ऑफ द पॉकेट खर्च को कम करती है। तो उसी लक्ष्य को लेकर इसे लाया गया था कि हेल्थ इंडिकेटर को बेहतर करना है, पब्लिक स्वास्थ्य को बेहतर करना है, तो सरकार को टर्सरी सेक्टर में, यानी तृतीय क्षेत्र में जो स्वास्थ्य के खर्चे आ रहे हैं, खासतौर से जो गरीब लोग हैं, जिनके कारण लोग कहा जाता है कि कोई एक गंभीर बीमारियां हमारे गरीब परिवार को पूरे जीवन के लिए गरीब बना लेती है, क्योंकि वो या तो अपना उनका सारा बचत चला जाता है या तो वो अपने जेब से देते हैं, यानी वो कर्ज लेके देते हैं। और ये सिर्फ गरीब के लिए नहीं है, ये निम्न मध्य वर्ग के लिए भी एक बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन जो सक्षम है उनके लिए स्वास्थ्य बीमा की बात की जा रही है, लेकिन जिनके पास स्वास्थ्य बीमा के बारे में संसाधन ही नहीं है, उनके लिए सरकार ने ये योजना लाई थी। और इसका लक्ष्य था कि भारत की आबादी का निचला 40% हिस्सा नीचे से अनटू द लास्ट, जो महात्मा गांधी जी का था कि नीचे से आओ,
नीचे से तो निचला 40% हिस्सा लगभग 55 करोड़ का उस समय जब लाया गया था तो उम्मीद था कि 55 करोड़ लाभार्थी इसमें शामिल होंगे। इन्हें माध्यमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल दिया जाएगा और अस्पतालों में भर्ती के आधार पर प्रति परिवार 5 लाख का स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। लेकिन शुरुआत में 10 करोड़ 74 लाख परिवार आए थे और वर्तमान में इस समय 13 करोड़ 44 लाख परिवारों में 65 करोड़ लोग इसमें शामिल हैं। यानी जितना अनुमान किया गया था उससे भी ज़्यादा लोगों को कवर कर दिया गया है। और अभी आपने देखा है कि 6 करोड़ 42 लाख लोगों को अब तक जो है इसमें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें 70-80 करोड़ से ज़्यादा सरकार का खर्च भी आया है। ठीक है, तो अब अगर इसमें विस्तार कर दिया जाएगा तो क्या महत्व होगा। जो भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ है वो अभी तक समाज के सबसे गरीब वर्गों को देने के लिए लाया गया था। क्या टर्सरी सेक्टर का या जो गंभीर बीमारियां हैं वह उनकी आर्थिक स्थिति को नुकसान न पहुंचाए या उनका संकट न पैदा करे, उन्हें गरीबी या कर्ज में न ढकेले। ये ठीक है, गरीब वर्गों के लिए ठीक है, लेकिन जो बुजुर्ग होता है ना वो भी समाज का एक कमजोर वर्ग है। ठीक है, और जो 60-70 साल के ऊपर की अवस्था होता है वह और भी ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर उनकी चिंता, क्योंकि उनकी वर्किंग एज जा चुकी होती है, कई बार उन पर डिपेंडेंट होते हैं, कई बार सेल्फ डिपेंडेंट भी होते हैं, तो इतनी ज़्यादा बचत नहीं होती है और उनकी बीमारियां भी बहुत गंभीर होती हैं, क्योंकि वो नेचर के तहत जो है हमारे बुजुर्ग हैं उनकी बीमारियां गंभीर होती हैं। और समय के साथ साथ जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है हमारे आबादी में बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि हेल्थ इंडिकेटर अच्छा होगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, तो उनकी स्वास्थ्य की चुनौतियां भी आएंगी। ऐसे में उन वर्गों को कवर करके जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ हम 40% निचले तबके को दे रहे हैं, हम उनको भी देने की बात कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जरा समझें कि भारत में बुजुर्ग जनसंख्या से जुड़ी चुनौती को हमें समझना पड़ेगा। वर्तमान में हम डेमोग्राफिक डिपेंडेंस की स्थिति में हैं, लेकिन जिस तरह से हमारा प्रजनन दर घट रहा है और वो एक ऑप्टिमम लेवल है 2.2, उससे भी जो है थोड़ा नीचे आ गया है, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो रही है, उससे जनसंख्या में बुजुर्गों आबादी या एज्ड पीपुल की भी संख्या बढ़ेगी। 2011 में जब जनगणना हुई थी तो वहाँ पे केवल 8.6% जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक उम्र की थी, लेकिन अनुमान है कि 2050 तक ये अनुपात बढ़कर 19.5% हो जाएगा। अब देखिए, हम अभी देखे थे ना कि जो सरकार के खर्चे आए हैं उसमें 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों की संख्या 12% है, जनसंख्या में 8.6 है, कितना 60 वर्ष से ज़्यादा, यानी कि 70 वर्ष तो और कम होगा। 2011 मान लिया अभी बढ़ गया 18 से 24, तब भी ये बताता है कि हेल्थ में बुजुर्गों की स्थिति ज़्यादा खराब होती है, वो ज़्यादा अस्पताल में भर्ती होते हैं। और ये देखिए 2050 में ये टोटल आबादी का 19.5% हो जाएंगे। देखने में तो कम लग रहा है कि 19.5% बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हम अपनी ये मत सोचिए कि अभी हम 144 करोड़ हो गए हैं, 2050 तक कम से कम 150-60 करोड़ तो हम हो ही जाएंगे। इसको लेकर जो सरकार ने एक लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया लासी की रिपोर्ट अध्ययन किया था, उसने कहा था कि 60 वर्ष की आयु वाले की जनसंख्या 2011 में 10.3 करोड़ था, एक एब्सोल्यूट नंबर 10.3 करोड़ था। ये 2050 में 3 गुना बढ़कर 31.9 करोड़ हो जाएगी। और इतनी तो देखा जाए ना तो आज अगर इतना हो जाए तो तीसरे नंबर की या चौथे नंबर की तो मान लो जनसंख्या है ही है, यानी 30 करोड़ 31 करोड़ जनसंख्या हमारी 60 साल की उम्र की ज़्यादा होगी। और ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक गंभीर या तो बुजुर्ग जनसंख्या पे डालेगा या सरकार पे डालेगा। और उसमें एक और अध्ययन में एक और बात कहेगी कि बुजुर्ग आबादी का मतलब स्वास्थ्य और दीर्घकालिक देखभाल पर खर्च में वृद्धि होगी, श्रम बल की कमी होगी, सार्वजनिक बजट और वृद्धावस्था आय की असुरक्षा बढ़ेगी। यानी कि इसके कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भारी दबाव पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आंकड़े इसी अध्ययन में आंकड़े बता रहे थे कि वरिष्ठ नागरिक यानी जो एज्ड पीपुल होते हैं वो पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों और उनकी जटिलताओं के सबसे अधिक बोझ का सामना कर रहे होते हैं, क्योंकि बुजुर्गों की शरीर में टूट फूट और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। आंकड़े भी बताते हैं कि दिल के दौरे और स्ट्रोक जैसी हृदयघात की बीमारियां 60 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 35.6% है, जबकि
जो है 45 से 59, यानी ठीक उसके 15 साल पहले वाला जो ब्रैकेट है उसमें 21% है, यानी लगभग 1.5 गुना ज़्यादा हो जाती है जैसे ही 60 साल के ऊपर हम जाते हैं हृदयघात। और ये ऐसी बीमारियां हैं कि अगर इनको हम नहीं ध्यान में रखेंगे तो ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये निश्चित रूप से सरकार के खर्चे को बढ़ाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आप इसको कह सकते हो हमारे डेमोग्राफी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या। और वो वर्ग जिसने अपना सब कुछ 60-65 साल अपना जो है देश को दिया, अपने इस परिवार को दिया, समाज को दिया, हमें उनके स्वास्थ्य के प्रति भी तैयार रहना पड़ेगा। और उसको लेकर अगर सरकार लाती है तो ये माना जाएगा कि एक प्रीएम्प्टिव केस है, और हालांकि ये सरकार के खर्च को भी बढ़ाएगी, लेकिन यह जरूरी है इसका लाया जाना। ठीक है, आइए चलिए इस पे आधारित हम 5 प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है, चर्चा में रहे आपदा प्रबंधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है, सरकार ने संसद में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया है। यह विधेयक एनडीएमए की भूमिका को कम करके एसडीएमए की भूमिका और जिम्मेदारियों को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करेगा, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका को कम करेगा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका को बढ़ाएगा, ऐसा ये विधेयक कर रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। और आपको तो पता है, हमने पढ़ाया था, तो आप इसके आधार पर 4 विकल्प देख लीजिएगा। दूसरा है, हाल ही में अनेक आपदाओं की घटनाएं देखी गई है। इन आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन और उनसे जुड़े मामलों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब लाया गया था? 1998 में, 2002 में, 2004 में, 2005 में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तीसरा है, आपदाओं के प्रबंधन में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से जुड़ी प्रशासनिक चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इस अधिनियम ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को अनिवार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण राज्यों में इसका आकार और क्षमता काफी भिन्न भिन्न होती है। दूसरा है, एनडीएमए के पास न तो अपना कोई स्वयं का प्रशासनिक विभाग है और न ही प्रशासनिक वित्तीय शक्ति है। तो ये 2 स्टेटमेंट हैं, इनके आधार पर आपको तय करना है कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, या दोनों में से कोई नहीं सही है। ठीक है। चौथा है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार सरकार की प्रमुख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने वाले सभी लोगों में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? 10% है, 12% है, 14% है, 21% है। सिंपल है, अभी तथ्य आपने इतनी बार हमने लिखा था बोर्ड पे, याद रखे होंगे तो कर लेंगे। अंतिम प्रश्न है, चर्चा में रहे भारत में बुजुर्ग जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2050 तक 60 वर्ष से अधिक उम्र की आबादी बढ़कर जनसंख्या के 19.5% हो जाएगी। देश में बुजुर्ग आबादी बढ़ने से स्वास्थ्य और दीर्घकालिक देखभाल पर खर्च में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। और ये दोनों स्टेटमेंट के आधार पे कौन सही है? केवल एक, केवल 2, दोनों और दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, आप इसको देख लीजिएगा। इसके आंसर चाहें आप हमें कमेंट्स में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। हालांकि पीडीएफ पे तो हमारा नोट्स आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।